Hey guys, welcome back to my channel. So today in this video lecture I'll be discussing with you the most important chapter Marxism Criticism by Terry Eagleton. इसका मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया था आप लोगों की तरफ से और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि आप इसका सेकेंड चैप्टर को बनाओ। पहला चैप्टर मैंने उसमें समझा दिया था और मैं बात करूंगी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जो मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म है टेरी ईगल्टन का, इसका थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग जानते हैं, ठीक है। ये जो मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म है ये किस में लिखा गया था, एक बुक के अंडर में, इंट्रोडक्शन टू मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और ये जो बुक था इसके अंडर में 4 चैप्टर्स थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिटरेचर एंड हिस्ट्री, फॉर्म एंड कंटेंट, द राइटर एंड द कमिटमेंट्स, द ऑथर एंड प्रोड्यूसर। यहाँ पे एज होगा, एज प्रोड्यूसर, ठीक है। और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस में 1976 में पब्लिश किया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में तो आप सबसे पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताओगे और उसके बाद अगर आपसे चैप्टर वाइज पूछेगा तो सब में आप ये इंक्लूड करोगे। अगर आपसे समरी पूछेगा तो सिर्फ आप एक बार ही इसको लिखोगे। चलो अब आते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। तो सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, फॉर्म एंड कंटेंट, ठीक है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था सुपर स्ट्रक्चर, बेस, ठीक है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। हम लोगों ने पहले चैप्टर में काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ा था और ये चैप्टर में मैं डिटेल में ही पढ़ाने वाली हूँ, पर कोशिश करूँगी कम से कम टाइम तक आप तक सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंडर बता दूँ, ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो गो एंड वॉच इट, और अगर आप पहली वीडियो को नहीं देखना चाहते हो, अगर आपके एग्ज़ाम में सेकंड चैप्टर ही आ रहा तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर्म एंड कंटेंट, पहले आप ये जान लो फॉर्म और कंटेंट का क्या मतलब होता है। इंग्लिश ऑनर्स के अगर आप स्टूडेंट हो या आप नेट की तैयारी कर रहे हो इसलिए आप वीडियो देख रहे हो तो आपको फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में मालूम होगा। फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, टेक्निक, ठीक है। और यहाँ तक कि जो कंटेंट होता है उसमें क्या होता है, कैरेक्टर, थीम, सेटिंग, ओवरव्यू, मीनिंग, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक पोएट्री लिखनी है, ठीक है, और मैंने सोच लिया है पोएट्री लिखनी है तो उसका फॉर्म काफ़ी डिफरेंट होगा। पर मैं सोचती हूँ एक राजा रानी की पोएट्री लिखनी है तो दैट इज़ माई कंटेंट, ठीक है। पोएट्री लिखनी है, पोएट्री का एक पर्टिकुलरली फॉर्म होता है, उस फॉर्म में मुझे लिखना है तो वो हो गया फॉर्म, ठीक है। फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में हम लोग जान गए और इसी के बारे में जो हमारे फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने जो बुक है उसके अंडर क्या क्या बताया था वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टेरी ईगल्टन जो थे वो एक्सेप्ट करते थे, क्या एक्सेप्ट करते थे, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट अप्रोच को। अब ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट अप्रोच सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा कोई बड़ा सा टॉपिक लगता है, मैं बताऊं बहुत ही प्यारा छोटा सा टॉपिक है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसका मतलब क्या होता है कि जो फॉर्म और जो कंटेंट है ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है, इनसेपरेबल है। बस ये यही मानते थे और इसके ये नाम रख दिया गया ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये इंटरलिंक्ड है और ये आपस में जो है सेपरेट नहीं हो सकता। जहाँ फॉर्म है वहाँ कंटेंट होगा, जहाँ कंटेंट है वहाँ फॉर्म होगा। ये दोनों एक दोस्त की तरह एक्ट करते हैं, ये टेरी ईगल्टन का मानना था और यही इसी मानने को, इसी बिलीव को ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट अप्रोच का नाम दे दिया गया है, ठीक है। फॉर्म एंड कंटेंट एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और ये दोनों अलग नहीं हो सकते, दैट इज़ इट। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट जो इस चैप्टर में बताया गया है। अब इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, इनका ये बिलीव था कि एवरी स्पेसिफिक कंटेंट डिटरमाइंस दैट फॉर्म विच इज़ सूटेबल फॉर इट। इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग ड्रामा पढ़ते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, आप देखो कि हमारा जो कंटेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वर्ल्ड वॉर पे लिखना है, ठीक है। अब मैं वर्ल्ड वॉर पे ड्रामा भी लिख सकती हूँ, मैं पोएट्री भी लिख सकती हूँ और मैं नॉवल भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों का जो कंटेंट है वो मेरा एक ही है, मेरा माइंड सेट एक ही है। जैसे मुझे फ्लावर पे लिखना है, तीनों पे मैं फ्लावर पे लिख रही हूँ, ठीक है। पर जो फॉर्म होगा ये तीनों का ही अलग होगा। ड्रामा लिखने का जो मेरा वे होगा वो बहुत अलग होगा और मेरा जो पोएट्री लिखने का तरीका होगा काफ़ी पोएटिक, फ्लावर को एक अलग ही नज़रिए से मैं देख के बताऊंगी, और नॉवेल होगा तो काफ़ी लेंदी और काफ़ी कुछ उससे रिलेटेड होगा। तो ये जो फॉर्म है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, तीनों में ही फॉर्म जो है डिफरेंट है, मगर जो कंटेंट है, मेरा कंटेंट है फ्लावर
और वो सिमिलर है। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक हेगल मानते थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। आगे मैं बात करती हूँ हिस्ट्री एंड फॉर्म के बारे में। ठीक है, अबाउट हिस्ट्री एंड फॉर्म, मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म अपोज ऑल काइंड ऑफ लिटरेरी फॉर्म। मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म क्या थे? वो अपोज करते थे हर तरह के लिटरेरी फॉर्म को। ठीक है, दे गिव इट लिटरेरी इम्पोर्टेंस। अब उनको ये बिलीव नहीं था कि ये जो है बहुत ज़्यादा जो फॉर्म को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, अलग अलग तरह के फॉर्म हैं, उस पर उन लोगों का खास कुछ बिलीव नहीं था। उनका क्या था कि ठीक है फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, लिटरेरी इम्पोर्टेंस मतलब हाँ फॉर्म ज़रूरी है। अब वो इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहते थे कि फॉर्म कितने टाइप का होता है, क्या होता है। उनका फॉर्म पे उतना ज़्यादा पकड़ ही नहीं था। ठीक है, ये तो हो गई। आगे हिस्ट्री एंड फॉर्म पे ही बात करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन हिस्टोरिकल फॉर्म एंड कंटेंट। हिस्टोरिकल फॉर्म क्या होता है? जो सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल फॉर्म मतलब काफ़ी टाइम टू टाइम वो चला आ रहा है, एक कंटेंट चला आ रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ना हिस्टोरिकल फॉर्म और कंटेंट का, ये किस पे जो है डिपेंड होता है। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है? जो राइटर है उस पर डिपेंड होता है कि राइटर कौन है। मान लो कि शेक्सपियर को ज़रूरत पड़ गई कि वो अपना एक सोनेट लेके आए, उन्होंने अपना एक फॉर्म को लेकर आया। ठीक है, तो वो हिस्टोरिकल फॉर्म और जो कंटेंट है उनका जो रिलेशनशिप है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। राइटर कौन है? राइटर का दिल होगा तो हो सकता है कि वो हो सकता है थोड़ा चेंजेस करे, नहीं दिल होगा तो नहीं भी चेंजेस करता है। सोसाइटी में क्या रेवोल्यूशन आया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, और आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया का जो रेवोल्यूशन है। ठीक है, अभी सब चीज़ जो है हमारा सोशल मीडिया पे है, सब चीज़ क्या है टेक्निकल हो गया है। तो वो सब क्या है एक तरह से वो भी एक चेंजेस है। तो वो फॉर्म एंड कंटेंट का जो रिलेशनशिप है वो उस पर भी डिपेंड करता है। चेंज इन मटेरियल कंटेंट कॉज चेंज इन फॉर्म। मटेरियल कंटेंट चेंज हो रहा है, लोगों को अब व्लॉगिंग देखना नहीं पसंद है, लोगों को आर्ट की वीडियो देखना नहीं पसंद है, अब लोगों को कुछ और अच्छा लगता है, शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद है, मिनी वीडियोस देखना पसंद है। तो वो सब चेंजेस जो होता है उस पे बात करता है। अब चेंजेस कैसे होता है, रिलेशनशिप किस पे डिपेंड होता है, जैसे कि टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। मान लो कोई फॉर्म है, कोई कंटेंट है, कुछ भी है, कंटेंट मुझे लिखना है। आज मैं लिख रही हूँ तुम्हारा पोएट्री, आज मैं लिख रही हूँ सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो वो मेरा ट्रेंडी कंटेंट हो गया। तो टाइम पे ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल होगा, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे। ठीक है, कोविड के टाइम पे कोविड पे मैं कोई ऐसी लिखती हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। अभी मैं बैठ जाऊँगी 4 साल पुराना टॉपिक लेके तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन इट। तो जो ट्रेंड है टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट मैटर करता है। ठीक है, ये तो कंटेंट और हिस्टोरिकल फॉर्म का रिलेशनशिप किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हो गया। आगे पढ़ते हैं। कंटेंट प्ले मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन कंपेयर टू इट्स फॉर्म। कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्म से। कहीं ना कहीं ये सच है और बहुत लोग इसको बिलीव करते हैं, पर ये जो है बट मैनी मार्क्सिस्ट बिलीव दैट फॉर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे भी पर्सनली लगता है कि फॉर्म ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान लो कि मेरे दिमाग में कोई बहुत अच्छा कंटेंट आता है। ठीक है, बहुत अच्छा कुछ आइडिया आता है, मान लो मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है, मैं बहुत अच्छा कुछ सोच के रखती हूँ कि मैं आपको ये चैप्टर समझा दूँगी या मैं बहुत अच्छे से बता दूँगी, पर क्या होता है कि मैं नहीं बता पाती। रीज़न क्योंकि मेरे पास फॉर्म नहीं है, मुझे नहीं पता है मैं किस तरीके से समझा सकूं, मुझे नहीं पता है कि क्या राइम रिदम इस्तेमाल करूं, मुझे नहीं पता है कैसे वर्ड बनाऊं, क्या स्ट्रक्चर रखूं। तो वो जो फॉर्म है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है, फॉर्म इज़ ट्रू सोशल एलिमेंट इन लिटरेचर विच इज़ स्टैटिक वेयरस कंटेंट चेंजेस। ये भी कौन बोले हैं? लियोन ट्रॉट्स्की, रशियन मार्क्सिस्ट। ये दोनों ही कोटेशन लियोन ने कहा है। आप इसको लर्न कर लो और अपने एग्जाम में लिख लो सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। फॉर्म एंड आइडियोलॉजी, पहले फॉर्म एंड हिस्ट्री, कंटेंट एंड हिस्ट्री पढ़े, रिलेशनशिप। अब हम लोग फॉर्म एंड आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब पता है क्या होता है? व्हेन सोसाइटी आइडियाज बिलीव चेंजेस। अब ये जो है बिलीव चेंजेस का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल आज वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर पे बहुत सारी लिटरेचर आती है, लोगों का माइंड चेंजेस हो जाता है। ठीक है, अब वो जो चेंज इन माइंड है वो किस चीज़ पे बेस है? हमारे आइडियाज़ पे, हमारे बिलीफ सिस्टम पे। हमें पहले भरोसा किसी और पे चीज़ पे था,
पार्टी करने में, याशी करने में। अभी मुझे वॉर के बाद लग रहा है कि मैं क्या हूँ, किस चीज़ पे बिलीव करूँ, गॉड पे बिलीव करूँ, जो हम लोग का जो बॉडी है उस पर नहीं बिलीव करूँ कि हाँ मैं इंसान हूँ, मैं बहुत दिनों तक मॉर्टल हूँ, उसके बाद में मैं मर जाऊँगी, इस पे नहीं बिलीव करके हम लोग क्या बिलीव करें कि एक सोल पे बिलीव करें। ठीक है, तो वो क्यों हुआ वर्ल्ड वॉर का? तो वो सब क्या है, रेवोल्यूशन के कारण, आइडियाज़ के कारण फॉर्म में भी चेंजेस आता है, लिखने के तरीके में भी उतना ही चेंजेस आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण लोगों का माइंड चेंज हुआ, माइंड चेंज होने के बाद कंटेंट चेंज हुआ, और कंटेंट चेंज होने के बाद में फॉर्म भी चेंज हो गया। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हो फॉर्म एंड आइडियोलॉजी के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, थ्योरी ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म बाय ल्यूकास गोल्डमैन। अब ये जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म सुनने में तो काफ़ी बड़ा लगता है, पर क्या ये बड़ा है, चलो मैं बताती हूँ। ल्यूकास वॉज कंसर्न्ड अबाउट लिटरेरी टेक्स्ट स्ट्रक्चर। लिटरेरी टेक्स्ट स्ट्रक्चर मतलब ल्यूकास का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में था पता है? कि वो जो राइटर है वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, जो सोशल क्लास लॉजिकल मैनर ऑथर बिलोंग टू इट्स टेक्स्ट, उन्हें पूरी तरह से इसी चीज़ में इंटरेस्ट था कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, राइटर क्या उससे रिलेट करता है, क्या वर्क लिखे जा रहे हैं, क्या सोसाइटी का इम्पैक्ट उसमें दिखता है। तो अब वो जो कंसर्न है वो उसका इस चीज़ पे था। ठीक है, कि कैसा वर्क है, क्या है, नहीं है। और ये भी मानते थे, ल्यूकास के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ल्यूकास पहले कहते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या चीज़ उसके अंदर होना चाहिए। लिटरेरी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर किस किस चीज़ पे डिपेंड है, राइटर के लिखने के तरीके में, सोसाइटी पे, वो ये सब बिलीव करते थे। पर इनका वो भी बिलीव था कि जो एक वर्क है, एक टेक्स्ट है, वो एक इंडिविजुअल राइटर के व्यू पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि एक राइटर है वो अपने व्यू पॉइंट से किसी वर्क को लिख देता है ना। मैं हूँ और मैंने एक वर्क लिखा, मेरा सिर्फ दिमाग, मेरा सिर्फ आइडिया, सिर्फ मैं अपना ही चीज़ अगर उसमें घुसेड़ दूँ तो नोबडी इज़ रेडी टू रीड दैट। हो सकता है किसी को कोई इंटरेस्ट ही ना हो उस वर्क को पढ़ने में। वेयर एज जो वर्क बहुत ही कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है सोशल क्लास का, वैल्यू, आइडियाज़ और फीलिंग का। मतलब कि सोसाइटी के बारे में भी लिख दिए, ये अभी सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है उस पर भी लिख दिए, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पे भी मतलब पूरी तरह से बात हो रहा है, हर चीज़ पे बात हो रहा है, ना कि सिर्फ मेरे बारे में बात हो रहा है, हर चीज़ के बारे में बात हो रहा है। और तब कोई वर्क अगर होता है तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस वक्त से। तो इसको उन्होंने एकदम बोला कि ये सही नहीं है, इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से मत देखो किसके व्यू पॉइंट से, हमारे हर चीज़, सोसाइटी, सोशल क्लास, हर चीज़ को देख कर वर्क को। आपको एक कोड भी पता होगा कि जो लिटरेचर होता है वो मिरर ऑफ सोसाइटी होता है। तो इस बात पे ये आप कोटेशन भी ऐड कर सकते हो। गोल्डमैन कॉल्ड लिटरेरी वर्क एज ट्रांस इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ट्रांस इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर पे। ट्रांस इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सुन के तो बहुत हार्ड लग रहा है। द होल क्रिटिकल मेथड बाय ऑथर। ठीक है, अब इसी चीज़ को, ये जो मैंने बोला ना जेनेटिकल स्ट्रक्चरलिज्म को भी इन्होंने ट्रांस इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर कहा है, क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे। और ये अगर क्वेश्चन में आए तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से पूछा गया है, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म से। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई नया टॉपिक नहीं है, बस इसी को, ये जो सिलेक्शन है कि इस चीज़ पे बिलीव करना, इसको उन्होंने ये प्रॉपरली कह दिया है, ट्रांस इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर। द होल क्रिटिकल मेथड बाय ऑथर, कि एक वर्क लिखो, फिर उसमें लोगों का आइडियाज़ और थॉट्स को ऐड करो और फिर उसे एक आर्ट फॉर्म बनाओ। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिकल स्ट्रक्चरलिज्म। ना कि कोई वर्क लिख दो और अपने बारे में लिख दो, वो कोई नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है, और ये जेनेटिकल स्ट्रक्चरलिज्म यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर आता है इसी के अंडर डिसेंट्रेड फॉर्म, पियर मैचेरी का एक डिसेंट्रेड फॉर्म। इसमें टेरी गल्टन कहते हैं कि एक टेक्स्ट है और वो टेक्स्ट एक वैल्यू, पीपल के वैल्यू और आइडियाज़ से डील करता है। मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, लोगों तक वो टेक्स्ट पहुंच रहा है, और जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो लोगों को बहुत कुछ समझाता है। ठीक है, मैंने लिख दिया है वर्ल्ड वॉर के बारे में, लोगों तक ये पहुंच गया, पर हो सकता है कि मैंने वर्ल्ड वॉर को बताया पर वहाँ पे बहुत सारे गैप्स एंड साइलेंस आ गए। क्यों गैप्स एंड साइलेंस आ गए? क्योंकि मैंने उसे ठीक से समझाया नहीं। हो सकता है मैं कोई चीज़ के वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रही हूँ, पर हो सकता है मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो आपको नहीं समझा रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे ऐसे चीज़ हों जो आपको पता ही नहीं हो, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने
सच में स्ट्रगल किया, क्या वर्ड, बहुत सारी चीज़ मैं आपको नहीं बता रही। तो वो जो नहीं बताने वाला पार्ट है ना, वो होता है साइलेंस एंड गैप्स का रीज़न, कि लोगों को फिर समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये बोलना क्या चाहती है। तो वो साइलेंस एंड गैप्स को हम लोग डिसेंटर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आपको आगे कैसी वीडियो चाहिए वो मुझे बताना विथ नोट्स। अगर आपको PDF भी चाहिए तो मैं इसका भेज सकती हूँ, अगर नहीं चाहिए तो आप इसी को स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।